नमस्कार दोस्तों, अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक और एस्पिरेंट के साथ कनेक्ट करेंगे और उनके डाउट्स, उनके स्पेसिफिक इश्यूज को हम चर्चा करेंगे। और हेमंत आज हमारे साथ जुड़ेंगे। वेलकम हेमंत। थैंक यू सर। हेमंत, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक वर्किंग एस्पिरेंट है, वो इस वक्त जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब है उनकी। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज एंड हैप्पी टू नो दैट ही इज वर्किंग फुल टाइम इन दुबई एंड वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो आई थिंक हेमंत इज अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम और काफी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हेमंत के माध्यम से आप लोग जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, उनकी दुविधाएं, उनके मन में जो प्रश्न आते हैं, उन सबको हम एड्रेस कर सकें, उनको थोड़ी सी दिशा दे सकें। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने एक नई पहल करी है एस्पिरेंट्स के लिए, तो हम हर तरह के एस्पिरेंट से आपको मिलवाएंगे, हर तरह के बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स को आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपकी शंकाएं, दुविधाएं उनके माध्यम से सॉल्व हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमंत, ओवर टू यू। आप थोड़ा सा अपने बारे में अगर चाहें तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए, एंड देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग दैट यू वांट। Yes, sir. Sure. Sir, my name is Hemant Kumar and I belongs from to Rajasthan, a small city district Sikar that is nearby to Jaipur. I did my graduation from my hometown and the post graduation I did it from Pune, MIT. And after that I landed here directly. My first job is in Aeon, Middle East, Dubai. I'm working in IT department and I came here for complete my this 6-month internship, and after that they need one guy and they give me the visa and these things, and after that last 6 years I'm working here, sir. And since last one year I'm preparing for the UPSC for this year. ओके, तो आप 6 साल से काम कर रहे हैं और आई थिंक एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट? एक ही कंपनी में, यस सर। ओके, इसी कंपनी में। तो मैं मतलब वैसे ठीक है, मतलब दर्शकों को भी ये बात पता ही होगी, आप दुबई में आप अच्छी जॉब में हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड हैं, यू आर अर्निंग अ गुड सैलरी। बट अगेन सिविल सर्विसेज इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्शन। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि हम सिविल सर्विसेज में सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं इस देश में जो सैलरी के लिए नहीं जा रहे हैं इस जॉब में, तो यही इस जॉब की खास बात है। दैट इज व्हाट मेक्स इट सो अट्रैक्टिव। सो हेमंत, अब बताइए कि आपको किस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर एनी इश्यूज दैट यू आर फेसिंग, यू कैन डिस्कस विद मी। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, माय जॉब इज फुल वर्किंग डेज, full working hours. I mean 8 to 9 hours, and I have 2 days weekend, Friday and Saturday. So मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे एक्टिव रह पाऊँ। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं होल डे कैसे एक्टिव रह पाऊँ। फुल डे जॉब करना होता है, फिर मैं सेकेंडली मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हूँ, सो मैं कभी जिम मिस नहीं करता हूँ, तो आई हैव टू गो देयर ऑल्सो। देन आफ्टर आई कम टू द ऑफिस एंड आई स्टडी ओवर द नाइट। मैं दिन में नहीं कर सकता, दिन में मेरा जॉब रहता है, मैं होल नाइट मैं यहाँ बैठता हूँ और फिर मैं स्टडी करता हूँ। तो समटाइम्स आई फील नींद आ रहा है मुझे, मेरे को कैसे एक्टिव रहना चाहिए, सब मेंटली प्रेशर भी होता है। तो उस चीज को मैं सर कैसे हैंडल कर पाऊँ, ये होता है सर मेरे साथ कभी कभी। ओके, पहली चीज मुझे ये बताइए कि आप किस साल को टारगेट कर रहे हैं, 2022 को या 23 को? सर मेरा तो 2021 ही है। अच्छा, आप इस साल भी एग्जाम दे रहे हैं? ओके ओके, यस यस सर। तो आप अच्छा कह रहे हैं, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि क्या आपकी जो शिफ्ट है वो नाइट शिफ्ट ही रहती है या फिर वो चेंज होता रहता है कि दिन रात? नो सर, मेरा डे शिफ्ट है, शिफ्ट मेरा डे ही है। ओके, लेकिन मैं एक्सरसाइज के बाद में आफ्टर टेकिंग शावर एंड आफ्टर टेकिंग माय डिनर आई कम हियर डेली बेसिस एंड आई डू स्टडी इन द नाइट, सिट पीसफुली इन द ऑफिस एंड आई डू इट। अच्छा, आप ऑफिस में पढ़ने के लिए आते हैं, आप ये बता रहे हैं? पढ़ने के लिए, यस मैं पढ़ने के लिए आता हूँ सर। मैं रूम पे बैठ के नहीं पढ़ता, क्यों, वहाँ पे रूममेट्स और भी हैं, वो सोते हैं, तो वो थोड़ा सा बेड पास में रहता है, तो वो फीलिंग्स होती है कि अपन भी सो जाए। तो यहाँ पे सब चीजें हैं, पीसफुली बैठते हैं और पीसफुली यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। ओके ओके ओके, चलिए। तो पहला आपका जो डाउट था कि कैसे एक्टिव रहना है, 8-9 घंटे की आपकी जॉब है और फुल टाइम जॉब है आपकी, तो मतलब मैं एक बार एक अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप 9 to 5 काम करते हैं, ठीक है? 9 to 5 8 आवर्स की आपकी शिफ्ट है या फिर आपका टाइमिंग्स है? यस 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 यस। तो देखो, एक आइडियल टाइम पीरियड पढ़ाई के लिए क्या हो सकता है आपके जैसे एस्पिरेंट के लिए? सबसे बेहतर ये होगा कि आप सुबह मान लीजिए 6 बजे उठते हैं। एक आप अगर सुबह का और रात का रूटीन अगर मैं बताना चाहूँ कि क्या होना चाहिए, तो इस प्रकार का होना चाहिए। आप सुबह 6 बजे उठ के 6:30 पढ़ने बैठो और 2 घंटे की शिफ्ट आपको करनी है, 2 या 1.5 घंटे की, जितनी भी कर सको डिपेंडिंग ऑन योर कम्यूट। तो अगर आधा घंटा और जल्दी उठ लो तो बेहतर है। ट्राई टू कवर 2 आवर्स इन द मॉर्निंग।
2 घंटे जीएस का स्टैटिक पोर्शन सुबह एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो अब वो चाहे आप 6 से 8 पढ़ रहे हैं, जैसे 5:30 बजे सुबह उठकर 6 से 8 बजे तक पढ़ लिया, या 6:30 से 8:30 पढ़ लिया, 2 घंटे की पढ़ाई आपकी सुबह होनी बहुत ही जरूरी है। उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अपने रूटीन में कुछ चेंजेस लाने होंगे। और चेंजेस ओके। बेसिकली यही है कि थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, और जैसे अगर हम लोग सुबह सुबह कई बार सोशल मीडिया वगैरह में टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो वो आपको कंप्लीटली कट ऑफ करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू लुक एट योर फोन व्हेन यू वेक अप। आपको उठते ही सीधा किताबों को देखना है, अपने क्लासेस देखना है। अब आप चाहे एक सब्जेक्ट की एक क्लासेस कर रहे हो, मतलब यानी कि आप सुबह उठ के एक लेक्चर पूरा कर लो, एक टॉपिक पूरा कर लो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप पढ़ाई वैसे कर लीजिए। तो आपको 2 घंटे का एक सुबह आपने दे दिया, फिर आप ऑफिस पहुंचे, पूरे दिन आपने काम किया, थोड़ा सा देखो मेंटल फटीग भी होता है, फिजिकली भी आप थक जाते हैं, आप पूरे दिन काम करते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आप जिम जाते होगे अपने ऑफिस के आने के बाद, राइट? सुबह नहीं जाते आप, इवनिंग में यस यस जाते होंगे। यस, मैं डायरेक्टली यहीं से जाता हूँ सर। सारा जो भी कुछ है वो मैं यहीं कैरी करता हूँ सर। मैं अच्छा, व्हाट्स फिर एवर आप मींस रिलेटेड टू द जिम्स, ऑल द बैग्स एंड माय मील्स एंड एवरीथिंग आई कैरी इन द मॉर्निंग। आप घर कितनी बजे पहुंच जाते हो वापस, मतलब बाय व्हाट टाइम आर यू फ्री? मैं सर जिम करके मैं पहुंच जाता हूँ एट एट 8 8 बजे PM नाइट। ओके ओके। चलो 8 बजे आप पहुंच गए, तो अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ आप 8 बजे सब कुछ आप कर चुके हैं, डिनर विनर आपका सब हो चुका है, मैक्स टू मैक्स 8:30 आपको पढ़ने बैठ जाना है। अगर डिनर चलिए अभी नहीं भी कर रहे हैं, आधा घंटा आप उसके लिए रख लो, इससे ज्यादा नहीं। शाम के समय में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई को देने पड़ेंगे, मतलब 6 आवर्स की एक वर्किंग एस्पिरेंट जो है अगर 6 घंटे निकाल ले तो वो सबसे आदर्श स्थिति है। अब उस 4 घंटे में आपको क्या करना है, मान लो आप 8 बजे आए हो, 8 से 12, 8 से 11:30, 12 का टाइम मान लो आप पढ़ने का। ठीक है, मैं मानता हूं कि पूरा 12 बजे तक नहीं हो सकता, 3 घंटे ही हो पाएगा आइडियली, लेकिन यू हैव टू टारगेट 4। अगर आप थोड़ा सा टारगेट 4 का लेकर चलोगे, या फिर थोड़ा सा आप जिम में अपना आधा घंटा कट डाउन करोगे टाइम, जैसे आप 7:30 आ गए, तो 8 to 12 का आप टारगेट लेकर चल सकते हो पढ़ाई का। ठीक है, उसमें बीच में कुछ ब्रेक, ऑफकोर्स ब्रेक टाइम रहेगा, उस ब्रेक में आप अपना डिनर कीजिए, थोड़ा बहुत बात कीजिए फोन पे, लेकिन इफ यू कैन टारगेट 6 आवर्स ऑफ स्टडी एवरी डे, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। मान लो कि आप 5 घंटे कर पा रहे हो, सुबह 2 और रात को 3 घंटे, तो भी ठीक है। अगर आपके पास वीकेंड में 2 दिन अवेलेबल है, सैटरडे संडे, तो इससे अच्छा कुछ यस। नहीं हो सकता। एक साल के लिए, या मतलब चलिए अभी 21 को आप टारगेट कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपने वीकेंड्स पे बाहर घुमा फिरा नहीं होगा, अभी तो वैसे भी 1 साल से नो, लॉकडाउन नेवर नेवर, है ना। तो सिंस 1 year I didn't go एग्जैक्टली outside. तो कॉर्पोरेट में जो जॉब्स करते हैं उनके लिए एक बात बहुत अच्छी होती है कि उनको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सैटरडे का आधा दिन अपना थोड़ा मान लीजिए रिलैक्स करने के लिए आपने रख लिया, लेकिन 1.5 दिन आपको जमकर पढ़ाई करनी है। मतलब सैटरडे तो आपको पूरा पढ़ना ही है, या फिर सैटरडे थोड़ा ब्रेक ले लो, हाफ डे। तो सैटरडे हाफ डे और संडे पूरा दिन यू हैव टू स्टडी फ्लैट आउट। तो आपका एक आदर्श टाइम टेबल यही रहना चाहिए कि आप वीक डेज में 5 घंटे पढ़ाई करो, जिसमें सुबह आपने जीएस पढ़ लिया, शाम को जीएस का अगर आप एक और सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसको करिए, या फिर एक करंट अफेयर्स के लिए Yes. 1 घंटा 1.5 घंटा दीजिए। मतलब जो टाइमलाइंस जनरली बताई जाती है एक नॉन वर्किंग एस्पिरेंट के लिए, उसको आपको थोड़ा सा कंप्रेस करना है, आपके लिए वो टाइमलाइन थोड़ी कंप्रेस हो जाएगी। और अगर आप 2 साल बाद का टारगेट ले रहे हो, जैसे चलिए आप तो 21 का दे रहे हैं एग्जाम, मान लीजिए कोई 2023 को टारगेट कर रहा है या 22 को टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए टाइमलाइन थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है। लेकिन जो वर्किंग एस्पिरेंट्स है वो ये कभी मत करिए कि 6 महीने बाद अगर प्रीलिम्स आ रहा है तो मैं 4 या 6 महीने में टारगेट करूं और सब कुछ इसी में अभी लगा दूं। टेक योर टाइम। आदर्श रूप से आपको 1 साल लेना चाहिए। अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो आपको एग्जाम के 1 साल पहले अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अगर जो 22 के लिए टारगेट कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट टाइम है कि अभी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो 5 घंटे आपको क्या लगता है कि आप दे सकते हो हेमंत? 5 घंटे देने पॉसिबल है आपके लिए पढ़ाई में? सर मैं 7 hours दे सकता हूँ सर पर डे। 7 hours इजीली निकाल सकता हूँ, 7 hours इजीली, और जो मैं कर रहा हूँ पिछले 1 साल से 7 hours। सोते कितनी देर है? इसका मतलब आपने सोने में कमी रखी है अपने। सर मैं 5 hours हाँ देखिए, पिछले 1 साल से 5 घंटे। वो आप कर पा रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर कोई अपने सोने के टाइम को कट डाउन कर सके, और मेरे अनुसार वो करना नहीं चाहिए। मैं उसका एक मेडिकल रीजन बताता हूँ कि देखो, ब्रेन जो है उसको रेस्ट चाहिए। ठीक है, द ब्रेन नीड्स 7 hours ऑफ रेस्ट, खास करके जब आप उस पर बहुत सारा स्ट्रेस डालते हो। स्ट्रेस इन द सेंस कि हम इतना इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, पढ़ाई का ले रहे हैं, जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, सोशल मीडिया वगैरह से बहुत सारी न्यूज वगैरह हमारे दिमाग में जाती है। तो ब्रेन को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी होती है। तो अगर आप 12 से 6, तो मतलब 6 घंटे तो मिनिमम सोना ही चाहिए। अच्छा है कि आप 7 घंटे सोएं। हाँ, 7 से ज्यादा मत सो। अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो, वर्किंग एस्पिरेंट हो, तो यू कैन नॉट स्लीप फॉर मोर देन 7 hours। 8-9 घंटे की नींद आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मे बी वीकेंड पे थोड़ा लंबा सो लो, वीकेंड पे मतलब यू कैन गो अप टू इवन 9 hours, लेकिन वीक डेज में आपको 7 घंटे ऑप्टिमम, और 6 से कम में मत करो। चलो आप 5 कर रहे हो तो हैट्स ऑफ टू यू एंड योर एफर्ट्स। तो आप कर रहे हो तो आपका प्लान तो सही है, मतलब योर शेड्यूल इज ऑन द टारगेट कि जितना पढ़ाई के लिए टाइम देना है उतना देना है, आपने दिया है। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि आप ऑफिस में देखो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आके पढ़ पा रहे हैं। आई थिंक इंडिया में इतना कल्चर, आई डोंट नो, मे बी ओपन नहीं हो सकता कि मतलब जॉब वाले लोग जाके ऑफिस में पढ़ाई कर रहे हैं किताबें लेके, लक्ष्मीकांत लेके, और बॉस कुछ ना बोले।
तो वो अच्छी बात है। सर मैं दिखाना चाहूँ, लास्ट में मैं दिखाऊंगा मेरी सारी टेबल्स पे ओनली नोट्स और नोट्स ही हैं। यदि मेरा सीईओ और बॉस आके देखे तो शायद वो मेरे को किक आउट कर दे, स्टिल बिकॉज आई एम कमिंग इन द ऑफिस, ऑल आर सिटिंग एट होम, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, अच्छा सो अच्छा। आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन एज ए अपॉर्चुनिटी। अच्छा, नहीं अच्छा है ना। देखो ऑफिस में आते हो तो वैसे भी एक वर्क एथिक होता है ऑफिस का। तो अगर आप ऑफिस में आके काम कर रहे हो तो एक वो वर्क एथिक आपका पढ़ाई के अंदर भी ट्रांसफर होता है कि बैठकर काम करना है। घर पे आपको बेड दिखेगा, सो गए, घर पे मूवी चलाने लग गए, कुछ यस ना कुछ करने लग गए। आई थिंक ऑफिस के अंदर ये भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कई जगह सोशल मीडिया वगैरह आप नहीं चला सकते, तो दैट इज अ गुड थिंग। आई थिंक कई कई ऑफिस में ब्लॉक्ड होते हैं सोशल मीडिया वगैरह, तो वो भी आप नहीं चला पाओगे, तो एक यस अच्छी यस चीज है। ठीक है, नेटफ्लिक्स वगैरह देखने नहीं बैठ गए। तो वर्किंग एस्पिरेंट के लिए देखो एक सबसे मुश्किल चीज क्या होती है, उस माइंडसेट से बाहर आना कि मैं एक सिक्योर जॉब में हूं, उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी से बाहर आना। आपको ये सोचना होगा कि मेरे लिए ये सब कुछ है, इस एग्जाम को मेरे को पूरा टाइम देना है। क्योंकि अगर आप उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी में चले गए कि मैं अच्छी सैलरी है, मेरी लाइफ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, तो धीरे धीरे आप कॉम्प्लेसेंट होना शुरू हो जाओगे कि मुझे क्या जरूरत है करने की, चलो नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, अपन ने अपना अटेम्प्ट दे दिया। बस उस मेंटालिटी में मत आना। ये एक वर्किंग एस्पिरेंट के लिए सबसे खतरनाक मतलब पिटफॉल है या ट्रैप है। हेमंत बताइए नेक्स्ट कुछ। यस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि समटाइम्स मेरे को ये फील होता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सब कुछ जानना जरूरी है। ये इस टाइप से एक बोर्डम होती है कि यूपीएससी एस्पिरेंट है तो उसको सब नॉलेज होना ही जरूरी है दुनिया का। देखो सब नॉलेज, मैं ये नहीं मानता कि हर चीज में उसको डिटेल नॉलेज होनी जरूरी है, लेकिन ये बात जरूर है कि उसको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि आप बेसिक जानकारी के ऊपर बिल्डअप करके भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो डिटेल जानकारी ले सकते हो, लेकिन बेसिक जानकारी डेफिनेटली जरूरी है। अब अगर आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ, मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर बन के चले जाते हैं, पोस्टिंग आपकी होती है मणिपुर में। अब आपको यही नहीं पता कि लोकतक लेक क्या है, फुमडीज क्या होता है, तो आप वहां जाकर आप बहुत फील करेंगे कि यू आर लेफ्ट आउट। वहां पर आपसे ये उम्मीद करी जाएगी, जब आप पहली बार भी वहां जाएंगे, इनफैक्ट ट्रेनिंग में भी अगर जाएंगे, तो दे वुड एक्सपेक्ट सर्टेन बेसिक थिंग्स कि अच्छा यहाँ का बेसिक हिस्ट्री, यहाँ का बेसिक ज्योग्राफी आपको मालूम हो। तो हर चीज के बारे में, हर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एक थोड़ा सा बेसिक मालूम होना चाहिए। मान लीजिए आप मौसम विभाग में बाद में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पदस्थ हो जाते हैं, और आपको वहां पर बात चल रही है क्लाउड सीडिंग की, एंड यू आर क्लूलेस अबाउट इट, आपको पता ही नहीं है क्लाउड सीडिंग क्या होता है, तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट को, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो, उसके हर चीज का एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज का मतलब ये नहीं कि अब आपको ये भी पता हो कि इंटरनल कंबशन के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं, लेकिन यू शुड हैव एन आइडिया कि इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है। इतना सा बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। एक सिंपल सा और उदाहरण है कि एक टीवी होता है, तो टीवी में क्या टेक्नोलॉजी होती है, एलईडी क्या होता है, एलसीडी क्या होता है, आपको इतना सा बेसिक मालूम होना चाहिए। अब आपसे ये कोई उम्मीद नहीं रखेगा कि एलसीडी की डिटेल्स आप बताइए, लेकिन एक इतना सा मालूम होना जरूरी है कि एलईडी एलसीडी में फर्क क्या है। तो यही यूपीएससी का सिलेबस भी कवर करवाता है। मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी का सिलेबस गलत है, मतलब कई लोग कहते हैं बहुत ये एक्स्ट्रा है, फालतू है, नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता है। आई थिंक यूपीएससी का सिलेबस काफी टू द पॉइंट है, और हर चीज आपका एक बेसिक कवर वो करवा देता है जो आपको एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जानना जरूरी है। तो बेसिक आइडिया आप दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में रखिए, और यही करंट अफेयर्स का भी मकसद है कि चाहे आर्कटिक सर्कल में क्या हो रहा है या आर्कटिक ओशन में क्या बदलाव हो रहे हैं, वो भी आपको मालूम होने चाहिए। वहां से लेकर अगर कर्नाटका में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं या फिर तमिलनाडु में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। yes. और राजस्थान के अंदर yes. कैनाल इरिगेशन के क्या फॉलबैक, क्या उसका ड्रॉबैक है, जमीन किस तरह से खराब हो रही है, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि भविष्य में आप इनमें से किसी भी फील्ड में जाकर काम कर सकते हैं, यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन द इंडियन गवर्नमेंट। और हाँ, तब आपको डिटेल जानकारी देने वाले लोग होंगे, तब आपको डिटेल जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन एक बेसिक थोड़ा सा नॉलेज आपको अगर हो तो हमेशा बेहतर रहता है। क्लियर सर, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पहले ही मेरे को बता दिया, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, हाउ डू आई एंश्योर आई रिमेंबर एवरीथिंग दैट आई स्टडी एक्सेप्ट रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन? वही है, देखो बहुत क्लीशेड है, और सिर्फ रिवीजन रिवीजन और रिवीजन है, और जितनी बार मैंने रिवीजन बोला है उतनी बार रिवीजन होना चाहिए। और देखो दो चीजें इसमें, दो एस्पेक्ट हैं। पहली बात तो अगर समझ में नहीं आया है तो याद नहीं रख पाओगे, तो मेक श्योर कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आया है, मतलब उसको रटने मत बैठो। अगर आपको वोल्केनो के अंदर नहीं समझ में आ रहा है कि ये लावा कहाँ से आया है, आपने बस याद कर लिया कि ये वोल्केनो का ये ऊपर वाला पार्ट ये कहलाता है, बीच वाला ये कहलाता है, नीचे वाला ये कहलाता है, उसका जो डायग्राम है वो आपने अगर रट लिया है, तो आप है ना 4 महीने बाद भूल जाओगे कि वो क्या था। लेकिन अगर आपने ये समझा है कि वो कहाँ से आ रहा है लावा, उसका क्या रीजन है, कैल्डेरा क्या है,
वॉल्केनोस कहाँ कहाँ पे होते हैं, प्लेट्स क्या क्रेटर है। क्या है? हाँ मतलब जब तक आपने Yes. सबडक्शन जोन वगैरह नहीं समझे तब तक आप वॉल्केनोस को नहीं याद रख पाओगे। तो आपको पहले वो चीजें समझनी जरूरी है। स्टेप 1 इज अंडरस्टैंडिंग। तो मेक श्योर कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से समझो। उसका एक लेटेस्ट और उदाहरण दे देता हूँ। जैसे आपने न्यूज पढ़ ली कि इसराइल में क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है, कि इसराइल Yes, पैलेस्टीन के yes, बीच में अभी जेरूसलम सिटी में yes. क्लैशेस चल रहे हैं। Yep. अब वो क्लैशेस जो हैं वो क्यों हो रहे हैं, अगर आपको उसका रीजन पता है तो अब आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट में उस न्यूज को कवर कर सकते हो। 5-7 मिनट का आप या तो कोई वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, या फिर आप 5 से 7 मिनट का वो आर्टिकल अगर कुछ आता है, एडिटोरियल आता है, उसको पढ़ सकते हो। मेन आपसे एक्सपेक्टेड क्या होगा यूपीएससी में, दैट यू नो अबाउट द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। तो वो आपके स्टैटिक जीएस का पार्ट है। तो अगर आपने आईआर में या फिर मान लो हिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत उसको पढ़ लिया है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर में पढ़ लिया है, कहीं पर भी Yes. अगर पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपने अगर उसको पढ़ रखा है कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो आप कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है इजराइल पैलेस्टाइन की, उसको आप 5 मिनट के अंदर कवर कर सकते हो। इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और आपको वो लेटेस्ट न्यूज कवर करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आप वो अपने एग्जाम्पल में, आंसर्स में, एग्जाम्पल में, मेंस में लिख सकते हो। तो मान लो अगर इस साल के मेंस के अंदर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर कुछ पूछ लिया जाता है, तो उसमें आप इस साल की लेटेस्ट जो कॉन्फ्लैग्रेशन है, जो अभी की लेटेस्ट न्यूज है, उसको आप वहां Yes. पर लिख सकते हो। कि जैसे रिसेंटली जेरूसलम सिटी के अंदर क्राइसिस हुआ था रिगार्डिंग द नेबरहुड्स, रिगार्डिंग द अल अक्सा मॉस्क, इस तरह की चीजें आप एग्जांपल में लिख सकते हो। तो ये न्यूज पढ़ने का Yes. फायदा है, और न्यूज को आपको स्टैटिक के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। और जब ये कनेक्शंस आप बनाने लग जाओगे तो रिवीजन भी आसान होगा, चीजें याद भी रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान का दिमाग याद नहीं रख सकता। अब भाई हम तो बहुत कम याद रखते हैं। अगर आप थोड़ा कुछ हजार साल पहले चले जाओ, जब रिटर्न किताबें नहीं होती थी, तो बच्चों को चीजें आश्रम व्यवस्था वगैरह में याद करवाई जाती थी, ठीक है, कंठस्थ कराई मगअप जाती करवाई थी। जाती थी। Yes. तो कंठस्थ Yes. कैसे करवाई जाती थी, वो दिन रात उसी को बोलते रहते थे, बोलते रहते थे। वो वर्ड वहीं से तो आया कंठस्थ, मतलब आपके कंठ में, आपके थ्रोट में वो बार बार आपने बोला है तो वो याद हो गया है। तो वो कंठस्थ जब बोलोगे इतनी चीजें कर सकते थे, तो आई थिंक हम किताबों के सपोर्ट के साथ कुछ थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। तो डेफिनेटली रिवीजन ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन रिवीजन तब सक्सेसफुल होगा जब आपका स्टेप 1, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग द फैक्ट्स, अगर वो क्लियर है, वो कनेक्टेड है, तो फिर रिवीजन आसानी से हो जाएगा। Okay, sir. Thank you. हाँ Next, what I have to do for the healthy discussion, because I don't have anybody समझ UPSC गया। aspirant. हाँ So आप जैसे वर्किंग एस्पिरेंट है, तो आपके जैसे लोग जैसे ऑफिस में रहते हैं, तो आसपास सर्कल नहीं है जो लोग yes, तैयारी कर रहे हैं उनका। तो देखिए उसका एक दो yes, उपाय है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, या फिर मान लीजिए आपने कोई डिस्कशन फोरम ज्वाइन कर रखा है, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा 1 महीने के अंदर कि कौन सीरियस है और कौन फालतू वहां पे टाइम पास कर रहा है। तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स है उनसे कनेक्ट करो, ट्राई टू गेट देयर फोन नंबर्स, व्हाट्सएप वगैरह पे अगर कॉन्टैक्ट हो पाता है। और अगर एक 4 से 3 4 लोगों का भी अगर आप ग्रुप बना सकते हो, एंड आई एम श्योर आप इंडिया में अगर आपके कोई दोस्त हैं, या मतलब आप ओवरऑल अपने कॉलेज या फिर स्कूल सर्कल में देखोगे, बात बात करोगे, कोई ना कोई तैयारी तो कर ही रहा होता है। तो थोड़ा सा आपको पूछना पड़ेगा लोगों से। नहीं तो बेस्ट तरीका मुझे ये लगता है, स्कूल कॉलेज के दोस्तों को छोड़ो, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स जो होते हैं उनमें आपको अच्छे एस्पिरेंट्स मिल सकते हैं। या फिर जैसे आप अगर कहीं क्लास अटेंड कर रहे हो, कुछ जैसे कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह में, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग एन एकेडमी कोर्स, तो उसमें जो नीचे कमेंट वगैरह करते हैं स्टूडेंट्स, तो यू कैन मेक अ कम्युनिटी, स्मॉल कम्युनिटी ओवर देयर। अगर आपको लगता है कि कोई मतलब लाइक माइंडेड मेरे जैसा है, उसको सेम डाउट्स आ रहे हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद देम, ठीक है। नहीं तो एक चीज और भी कर सकते हो, आप अपने टीचर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो जिनसे आप पढ़ रहे हो कि वो आपको कनेक्ट करवा दें, ठीक है। जैसे अगर आप चाहो तो आई कैन कनेक्ट यू विद अ कपल ऑफ yes, पीपल जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका नंबर मैं आपसे शेयर कर दूं, ऑफ कोर्स विद देयर परमिशन। तो उससे भी एक कम्युनिटी बन सकती है। बट आई yes, थिंक ऑनलाइन की जमाने में इतना ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर आपके खुद के सर्कल में कोई तैयारी वाला आपको मिल जाता है, तो वो आपको आगे से आगे कनेक्ट करवा सकते हैं। बाकी ये आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा और हो जाएगा। कनेक्शंस, ऑल यू हैव टू डू इज बिल्ड अ कनेक्शन ओवर व्हाट्सएप या मैसेंजर या व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, जो भी नेटवर्क पे आप कनेक्ट करना चाहें। तो सर आप कोशिश करिएगा मेरे को कुछ एक दो एस्पिरेंट हो बिल्कुल तो उनके नंबर उनसे बिल्कुल पूछ के बिल्कुल, मैं उनकी आपको तो कनेक्ट परमिशन करवा के ही आधार पे दूंगा। मेरे को आप श्योर श्योर श्योर, मैं आपको श्योर। कनेक्ट करवाऊंगा ऐसे एस्पिरेंट से जो और तैयारी मेरा कर रहे हैं। हाँ बताइए। और सर एक क्वेश्चन और है। हाँ कभी कभी जब मैं सोता हूँ एक्चुअली आई डोंट नो इट्स ए मेंटल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द स्लीप, आई डोंट नो, बट कभी कभी जब सोता हूँ तो जब माइंड है जो वंडर करता है, मींस इट्स कनेक्ट समवेयर, इट्स कनेक्टिंग समटाइम्स सम टॉपिक्स, और समटाइम्स वो किसी घरेलू चीजों पे भी चला जाता है। तो मतलब नींद अच्छे से नहीं ले पाता हूँ मैं। तो इससे बाहर आने के लिए क्या किया जाए? हो सकता है इसका सर एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब मैं शाम को लेट जिम जाता हूँ, मतलब लेट ही हो जाता है, इंडिया का 9:30 और 10 हो जाता है पहुंचते पहुंचते सब कुछ ऐसे, यहाँ पे टाइम डिफरेंस भी है ना सर। तो उसके बाद जो हम प्रोटीन लेते हैं वो हमारे को एक्टिव रखता है काफी लंबे टाइम तक।
जो हम प्रोटीन लेते हैं आफ्टर एक्सरसाइज, तो वो एक्टिव रखता है बॉडी को। तो उस वजह से भी हो सकता है कि ये नींद नहीं आए, और फिर वो जब नींद आती है तो वो कनेक्ट होता है दिमाग में, वंडर करता है कभी कहाँ, और इससे फिर नेक्स्ट डे पे इफेक्ट आता है कम्प्लीटली। तो वॉन्डर करता है तो उसका तरीका यही तो है कि आपको पढ़ाई करनी है ना उस समय, जब आपका दिमाग एकदम एक्टिव है, जब आपका दिमाग तेज है, तो उसे फोकस करो, उसे इधर उधर मत भटकने दो। आप उसे सामने दिखाओ कि भाई दिमाग आपको ये पढ़ना है, आप ये पढ़ाओ ना उसको। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपका दिमाग उस वक्त एक्टिव है, आप फिजिकली बहुत अच्छे चार्ज अप हो, जिम जाकर आए हो, एंडोर्फिन्स वगैरह सिक्रीट हो जाते हैं, बढ़िया सब कुछ अच्छा है, तो यूटिलाइज दैट एनर्जी टुवर्ड्स स्टडी। उस समय आप बैठकर अपने दिमाग को पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस कराओ, और अगर वो फोकस आपने करा लिया तो दिमाग कहीं नहीं जाएगा। और टॉपिक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि रूटीन। अगर आपने अपना रूटीन फिक्स कर लिया कि मेरे को 9 बजे या 8 बजे टेबल पे बैठना है, पढ़ाई करनी है, तो वो आप कर पाओगे, बिल्कुल चैनलाइज कर पाओगे। और उस समय मेक श्योर कि आप ऐसी चीज देख रहे हो या पढ़ रहे हो जिसमें थोड़ा सा मेंटल एफर्ट लग रहा है। उस समय रिवीजन भी कर सकते हो, वीकेंड वगैरह है तो, लेकिन अगर वीकडेज है तो मेक श्योर कि उस समय आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो, ताकि आपका दिमाग जो है एक्टिव है उसको वो यूटिलाइज करे। कई बार क्या होता है ना, हम ऐसी चीज पढ़ते हैं जो हमें आती है। फॉर एग्जाम्पल साइंस वाला स्टूडेंट है, अब साइंस वाला स्टूडेंट अगर बेसिक साइंस पढ़ रहा है यूपीएससी के लिए, तो आपका दिमाग जाएगा इधर उधर, आपको लगेगा ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने 12th में पढ़ा था, ये 11th में पढ़ा था, चीजें होती है इस तरह की। यस यस हो यस सकता है कि आपको हिस्ट्री आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हो और कोई चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से याद हो। आपने मान लीजिए आपने अब वर्ल्ड वॉर पढ़ रखा है पहले ही कहीं ऐसे ही आउट ऑफ इंटरेस्ट, अब आप वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ने बैठे हो तो आपको हो सकता है लग रहा होगा कि यार ये तो मुझे आता है, ये भी आता है, तो आपका दिमाग इधर उधर जाएगा। तो मेक श्योर कि उस समय आप ऐसी चीजें पढ़ो जो आपके लिए मेंटली चैलेंजिंग है, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो आपके लिए चैलेंजिंग है, ठीक है? जनरली ये काम सुबह करते हैं लोग, लेकिन अगर आप आपके पर्टिकुलर केस में मैं कह रहा हूँ, अगर आप जिम विम जाके आ रहे हो और आपको लग रहा है कि उस समय मेरी एनर्जी बहुत हाई है, तो यू कैन डू इट इन द इवनिंग टाइम। बाकी मैं जनरली स्टूडेंट्स को इस सुबह के लिए सजेस्ट करता हूँ कि सुबह आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल फ्रेश होता है नींद से उठकर, तो सबसे जो टफ चीजें हैं आपको उस समय टैकल करनी चाहिए जो सुबह वाला टाइम है। तो उस फोकस, उस एनर्जी को बस फोकस करना है आपको, और वो फोकस आप करोगे प्रैक्टिस से ही होगा। विदाउट प्रैक्टिस वो काम नहीं हो सकता। डेली उसको चैनलाइज करो, उसको फोकस करो, धीरे धीरे वो चीज हो जाएगी। ओके सर। एक चीज आपने और और बोली, अभी जो घर पे मन जाता है, घर पे भटकता है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। नहीं, घर जैसे पे आई मीन कि किसी चीज से लिंक हो जाता है वो। हाँ, तो उसको अच्छा है ना, तो उस लिंक को याद रखो। अगर आप किसी चीज से लिंक कर पा रहे हो, भाई चीजें ऐसे ही याद होती है। अगर आपके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ आप अपनी रियल वर्ल्ड में कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो, तो मेक श्योर यू यूटिलाइज दैट लिंक। उसको अपने नोट्स में भी लिख लो कि मैंने ये पढ़ते समय ये दिमाग लगाया था, यहां से मुझे ये याद रहा था। तो उसको लिख लोगे तो वो आगे भी कनेक्शन बना रहेगा। वो दिमाग यही तो कनेक्शंस ढूंढ रहा होता है, और वो कनेक्शन आपको मेंस में आंसर लिखते समय या प्रीलिम्स में ऑप्शन पढ़ते समय याद आएंगे। दैट इज हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और सर क्या एग्जाम कुछ पोस्टपोन्ड होएगी? Why I'm asking this question because I already sent you the WhatsApp message also on this one. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि मेरे को कुछ 1 या 2 महीने मंथ और मिल जाए ना, तो डेफिनेटली मुझे खुद पर बिलीव है कि मैं निकाल दूंगा। यदि 1 और 2 मंथ्स और मिल जाए तो, बिकॉज अभी मेरे 2 सब्जेक्ट बाकी हैं जिनको मैंने अभी टच नहीं किया, बाकी रिवीजन चल रहा है सर। जैसे 2-3 सब्जेक्ट का रिवीजन 2 बार हो चुका है, लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको मैंने अभी टच नहीं किया है, और टाइम बहुत कम है इस समय, ओनली रिवीजन का टाइम है। तो तब ऐसा एक थोड़ा सा आइडिया। ठीक है, मैं समझ गया आपकी दुविधा को। देखो अभी ये लगभग सभी एस्पिरेंट्स के दिमाग में चल रहा है, और खास करके वर्किंग एस्पिरेंट्स के, क्योंकि उनको लीव वगैरह मैनेज करनी होती है। तो मुझे ये लगता है कि आप 27 मई तक इंतजार कर लो। एज ऑफ टुडे अभी 10-15 दिन ही बाकी हैं, तो 27 मई को यूपीएससी अनाउंस कर देगा। क्योंकि आइडियली वो लोग 1 महीने पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर देते हैं हर साल। तो एडमिट कार्ड रिलीज अगर नहीं होता है तो उस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा। मैं तो उम्मीद रख के चल रहा हूँ कि 27 मई से पहले ही हो जाएगा कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं। अभी जिस तरह के हालात हैं, एज ऑफ टुडे भी 4 लाख के आसपास केसेस आए, तो मुझे लगता है कि एग्जाम आगे जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, वेट फॉर यूपीएससी's ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ठीक है, जब तक देखो यूपीएससी अनाउंस नहीं करता तब तक आप तैयारी अपनी उसी प्रकार से करते रहो जैसे प्रीलिम्स टाइम पे हो रहा है। लेकिन अब मुझे प्रबल संभावना लग रही है, क्योंकि आज जैसे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब तब मतलब अभी भी केसेस कम नहीं हुए हैं, तो मुझे जैसे खैर यही पीक आना था, 2nd वीक मई का पीक बता रहे थे सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो अब यहाँ से स्थिति कहाँ जाती है अगले 10 दिन में हमें पता चलेगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो हर दिन चेंज हो रही है, ये बहुत डायनामिक सिचुएशन है। तो मैं अभी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो अपना रिवीजन है, 2 सब्जेक्ट जो बाकी हैं, उनको एक बार कम से कम कवर कर लो। ट्राई टू कवर देम एटलीस्ट वंस, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम टाइम पे हो जाता है
लेट्स से एग्जाम होता है टाइम पे, यस आपके सब्जेक्ट छूटने नहीं चाहिए, चाहे आपने दूसरे सब्जेक्ट का 2 रिवीजन नहीं किया है, लेकिन ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसको 0 बार रिवाइज किया गया हो। तो हर सब्जेक्ट मिनिमम 1 बार रिवाइज होना जरूरी है। तो जो सब्जेक्ट छूट गए हैं अभी उन पर फोकस करना शुरू करो। अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो फिर आप सेकंड रिवीजन तो कर ही सकते हो बाद में। तो अभी प्रीलिम्स यस में, यस यस प्रीलिम्स के लिए सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है? कवरेज। जितना सिलेबस आप कवर करके जा रहे हो उतना आपको फायदा होगा। जितनी चीजें आपकी आंखों के सामने से एक बार निकल चुकी है वो आपको फायदा देंगी, क्योंकि प्रीलिम्स का एक ये फायदा है कि वहां पर ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन होते हैं तो थोड़ा सा अगर आपको स्टिमुलस मिल जाता है, मान लो आपके दिमाग में कोई चीज पढ़ रखी है और उससे थोड़ा सा कुछ कनेक्शन आ जाता है, वहां से स्टिमुलस मिल जाता है आपको, तो ये फायदा प्रीलिम्स का रहता है। तो इसीलिए एक बार आपका बेसिक रिवीजन या आंखों के सामने से सब कुछ निकलना, जिसको मैं कहता हूँ, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी जो सब्जेक्ट बाकी है उनको कवर करो, और आई थिंक 27 मई से पहले पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या रिवाइज्ड शेड्यूल अपना बनाना है। हाँ, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को लीव के लिए डालना पड़ेगा। बाय द वे, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म टू द मैनेजमेंट एंड आई एम लकी एनफ, आई कैन से आई एम लकी एनफ, दे आर एग्री कि हम आपको 2 महीने भेज देंगे, बट यू हैव टू वर्क फॉर 21 डेज फ्रॉम योर होम सिटी फॉर कंपनी, एंड यू कैन टेक द लीव 1 month फुल लीव। सो उसके अकॉर्डिंग मैं मेरा आगे का प्लान बनाऊंगा। और जो सर जो एनसीईआरटीज हैं, हाँ, एनसीईआरटी कोर्स मैंने 6 महीने दिए, मैं बहुत टाइम वेस्ट किया है। मैं यही बोलूंगा कि उसमें तो मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट किया। आज लग रहा है मुझे कि मैंने उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। तो मैंने 6 क्लास से 11th क्लास तक की साइंस के अलावा जितने भी एनसीईआरटीज थी, ऑल द सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं, और मैंने उनके नोट्स भी बनाए सर। तो अब उनको सम अप कैसे किया जाए, मेरे को उनको भी रिवीजन करना है, ऑफ कोर्स उनको भी रिवीजन करना है। बाय द वे, लगभग एक पॉइंट टू पॉइंट हो गई है, लेकिन कभी कभी जैसे कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं अपन, तो उसमें कभी जरूरत पड़ती है, तो उसको दोबारा से एक विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम मैं उसको कैसे कंप्लीट करूं। आपने एनसीईआरटीज पढ़ के नोट्स बनाए क्या? वैसे ही आपने स्टैंडर्ड किताबें पढ़ के नोट्स बनाए थे, या फिर लेक्चर्स वगैरह देख के नोट्स बनाए हैं आपने? सर मैंने नोट्स बनाए, मैं एक दिखाना चाहूंगा वैसे बाय द वे आपको, और ये हिस्ट्री के ही हैं। अच्छा अच्छा, आप ही के सब्जेक्ट के हैं। मैंने इस टाइप से, जैसे ये मेडवेल हिस्ट्री का हाँ, वो है, तो इस बुक में मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। और मैंने मेरा नोट्स बनाने का तरीका कुछ ऐसा है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने मेरे तरीके से ठीक से वो बनाए। मींस मैंने इस टाइप से नोट्स बना के और मैं इन्हीं से रिवीजन करता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू कैरी एग्जाम टाइम दैट the thick this one books and these things, so it's easy to carry, so at least we can revision. Now I'm working on the synopsis also when I doing the revision na, so मैं एक synopsis भी बना रहा हूँ, ताकि उनमें I'm just connecting the words only, तो ओनली वर्ड्स लिख रहा हूँ ताकि वो मेरे कनेक्ट हो जाएंगे, भाई ये है, तो वो इजी रहेगा। कुछ पेजेस ही मेरे को कैरी करने रहेंगे एग्जाम के टाइम पे। ओके, मैं समझ गया। मतलब हाँ, तो आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही तरीका है। आपने एनसीईआरटी, तब ये नोट्स आपके एनसीईआरटी वाले पे ही आपने ऐड ऑन करे हैं, या फिर एनसीईआरटी के नोट्स अलग हैं और ये अलग है? नहीं सर, वो एनसीईआरटी के अलग हैं, ये अलग है सर, ऐड ऑन नहीं किए मैंने। अब आप जब सिनॉप्सिस ये एक स्ट्रेटेजी की कमी रही। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। वैसे आपके पास टाइम था तो आपने अच्छा ही काम किया। हालांकि एनसीईआरटी के नोट्स मैं रेकमेंड नहीं करता कि नोट्स बनाओ, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपने बना लिए हैं तो ये नोट्स आपके सही हैं। जिस प्रकार से आपने नोट्स बनाए, आई रियली लाइक इट। आपकी राइटिंग भी अच्छी है, सो दैट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। अब आप क्या कर सकते हो कि अब आप जो अपना सिनॉप्सिस बना रहे हो ना, उसमें दोनों के पॉइंट्स कवर करो। जो सिनॉप्सिस बन रहा है, तो वैसे मेरे ख्याल से इस नोट्स के अंदर कुछ मिस होगा नहीं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी से ज्यादा ही चीजें होंगी अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स या ऑफ कोर्स यस, स्टैंडर्ड बुक्स या लेक्चर से पढ़े हैं सर, वो आप ही के लेक्चर से पढ़े हैं मैंने। ठीक है, तो अब आप है ना, इसका क्या कर सकते हो कि अब जो सिनॉप्सिस बना रहे हो उसमें एनसीईआरटी वाले भी कुछ पॉइंट्स, अगर आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो उनको आप इसमें ऐड कर लो अपने सिनॉप्सिस में। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि सिनॉप्सिस के अंदर एनसीईआरटी का कुछ मिस ना हो, बस ये टारगेट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज ऐड हो, बट ये देख लो कि कुछ एनसीईआरटी का आपने इसमें सिनॉप्सिस में मिस ना हो रहा हो। तो इससे आपका एनसीईआरटी नोट्स का भी रिवीजन हो जाएगा, और ये काम आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से 10 दिन का काम है, 10 से 15 दिन के अंदर आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी के नोट्स बना रखे हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, अपने एनसीईआरटी के नोट्स को पढ़ते जाना है। सब सब्जेक्ट्स के नोट्स है। हाँ, तो 10 to 15 डेज का ये काम है, आप आराम से इस काम को करिए, और उससे आपका एनसीईआरटी वाला जो नोट्स है फिर वो रिडंडेंट हो जाएगा। थोड़ा सा रिडंडेंट इन द सेंस कि अब आपको उस पर रिवीजन के लिए वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो यही कोशिश होनी चाहिए, और कि आपके पुराने नोट्स जो हैं उन पर आपको जाने की जरूरत ना हो, अब आप केवल सिनॉप्सिस से पढ़ लो। मतलब रखो अपने पास नोट्स रखिए, लेकिन उसको एक बार जो सेकंड थर्ड रिवीजन होता है उसके लिए यूज मत करना। तो जैसे मेंस के पहले आप चाहो तो उन नोट्स को देख सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स के लिए केवल आप उस सिनॉप्सिस को यूज करो। तो ये चीज आप कर सकते हो। बाकी आपका प्लान सही है कि आप सिनॉप्सिस कर रहे हो। एक और तरीका हो सकता है कि आपके जो ये वाले नोट्स हैं जो भी आपने मुझे दिखाए, इसमें आप हाईलाइट कर लो।
इसमें आप हाईलाइट कर लो सेकंड रिवीजन के लिए, और जो एनसीईआरटी वाले जो नोट्स हैं उनके अगर पॉइंट आप ऐड कर सको, लेकिन उसमें थोड़ा सा घिचपिच हो जाएगा वो, तो अगर आप उसमें ओके हो कि आपको अपने नोट्स की सुंदरता मिटाने में कोई हर्ज नहीं है, तो फिर अपने नहीं, वो एनसीईआरटी वालों के। अपनी हाँ हैंड वो सर अपनी हैंड राइटिंग है, हाँ तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, तो आप समझ आ एनसीईआरटी जाएगा। वालों को यहाँ ऐड ऑन कर सकते हो। मतलब एक ये भी तरीका हो सकता है कि आप एनसीईआरटी नोट्स को यहाँ पर ऐड ऑन कर लो और हाईलाइट कर लो, तो सिनॉप्सिस बनाने की बजाय वो कर लोगे। लेकिन अगर आपको कैरी करने में छोटा चीज चाहिए तो फिर सिनॉप्सिस बनाओ, दैट इज अप टू यू। यस। अब सर एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ जब मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ऑल द सब्जेक्ट व्हेन आई विल कवर, तो सर मेरे को एक हेल्प और चाहिएगी। वो हेल्प ऐसी है कि मेरे को जो ये ऑनलाइन टेस्ट लगते हैं और मॉक टेस्ट लगते हैं, और या फिर कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स जो मतलब अच्छा कर रहे हैं या मतलब मेरे से भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनके साथ मेरे को कनेक्टिविटी होए तो मैं दिल्ली हम कुछ वो कर सकते हैं। उस टाइम पे मैं शायद जयपुर रहूंगा, तो या फिर मैं और कोई सिटी भी वो हो सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। पढ़ना है तो दिल्ली, बाड़मेर, जैसलमेर, वेर एवर आई कैन मूव इजीली, नो इश्यू। बस अब मेरे को इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप है, दैट्स इट। और क्या चाहिए, मेरे नोट्स मेरे पास रहेंगे, एक पढ़ने वाले के लिए क्या चाहिए होता है। तो ऐसी एक हेल्प और चाहिएगी, जब मेरे सब्जेक्ट्स ये कंप्लीट हो जाएं तो लगभग 1 मंथ में आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल माय कोर्स, और फिर उसके बाद में एक छोटी सी हेल्प और करनी होगी सर मेरे। बताइए। हाँ, तो मेरे को कुछ जो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जो लेवल काफी अच्छा रखते हैं, उनसे मेरे को कनेक्टिविटी दीजिएगा सर उनसे, ताकि मैं 1 मंथ बाद में हम कुछ मॉक टेस्ट हुए और इस टाइप से हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, और आपके अनअकैडमी पे ज्वाइन करने के लिए मॉक टेस्ट के लिए कैसे क्या रहेगा सर? मतलब देखो अभी मैंने देखा है कि कॉम्बैट अनअकैडमी की टेस्ट करके सीरीज कुछ फ्री है। कोर्स चलता है। हाँ मैं आपको देखो 2-3 चीजें बता देता हूँ। पहली चीज, अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज फ्री है, तो आप अभी उसको ज्वाइन कर लो, सबसे पहली बात। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उसको टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें क्या रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने अभी ज्वाइन करी तो आपको प्रीलिम्स का अपना स्कोर पता चलेगा कि आप दूसरों के मुकाबले कहाँ पर आप स्टैंड करते हो। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि संडे को कॉम्बैट होता है, तो कॉम्बैट में हिस्सा लो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम मतलब लोग हैं। हमारी डेली वाले भी टेस्ट चलते हैं जिसके अंदर सेक्शनल टेस्ट चलता है, तो वो तो है ही, ठीक है। लेकिन आप उसको ज्वाइन अगर कर लेते हो, मान लीजिए कि कॉम्बैट वाला इनिशिएटिव है, तो उससे क्या रहेगा कि आप हजारों छात्रों के बीच में आपकी, जैसे 50, 60, 70 हजार लोगों के बीच में आपकी क्या रैंक आ रही है वो आपको पता चल जाएगा। तो वो काफी फायदेमंद है। और मेंस के लिए भी हम कुछ इनिशिएटिव प्लान कर रहे हैं अभी, ठीक है, और डेफिनेटली उसके बारे में भी आपको पता तो चल ही जाएगा, हम करेंगे। और आपके जैसे छात्र हैं जो खास करके वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी कुछ करेंगे। और मैं अपने लेवल पर भी आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करवाऊं जो मेंस आंसर राइटिंग में आपको इवैल्यूएट कर सके, जो आपको फीडबैक दे सके। हमारे पास भी हैं, मतलब कुछ इस तरह के लोग हैं, तो विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक है। ये हमारी तरफ से जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स बहुत लंबे समय से जुड़े रहते हैं, जो सिंसियर, मुझे भी लगता है कि जो सिंसियर है, आई थिंक यू आर वन ऑफ माय मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट्स, जिनके साथ मतलब जो मुझसे सोशल मीडिया वगैरह पे जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, ठीक है। बाय द वे दैट इज हाउ आई नो हेमंत। इन्होंने मुझे मैसेज किया था और ईमेल किया था शायद, तो ईमेल्स पे हमारी बात हुई थी। ईमेल किया था, ईमेल किया था, तो ईमेल से हमारी बात हुई थी, एंड दैट इज हाउ आई एम इन टच विद हिम, ठीक है। तो बिल्कुल हम हेल्प करेंगे अपनी तरफ से, आई ट्राई आवर बेस्ट। और टेस्ट सीरीज के लिए मैं अभी एक चीज कहूंगा कि प्रीलिम्स के लिए तो टेस्ट सीरीज कर ही लो, ठीक है। मेंस के लिए भी करवा देंगे, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी अभी ज्वाइन कर लो अगर नहीं करी है अभी तक तो, और कर रहे हो तो अच्छी बात है। और हमने टेस्ट सीरीज अपनी सारी फ्री कर रखी है, 3 टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीएस, सबके लिए टेस्ट सीरीज है। ऑल द टेस्ट सीरीज आर फ्री, जस्ट ज्वाइन देम राइट नाउ। तो इतना तो कर ही लो। मेंस के लिए भी कुछ इनिशिएटिव करेंगे, आप लोगों को बता देंगे, समथिंग इज ओके, आई विल डू इट, I'll do it sir, I'll do it. Or thank you so much for giving the time. I'm really happy, or I'll do whatever you suggested. Okay, I'll follow this sir. तो Thank you so much sir, finally we meet. I am waiting for that time Personally नहीं तो virtually. हाँ, अगले साल आपको बुलाएंगे, इस चैनल पे नहीं, अगले साल आपको कैमोमाइल टी विद टॉपर्स पे बुलाएंगे, वहां पर आपका इंटरव्यू लेंगे एज अ टॉपर। Yes, ठीक है, तो उसी की तैयारी yes, करो sir. वो मेहनत के बल पे अपने को मिलना चाहिए। मैं तो बिलीव करता हूँ कर्मा पे, और ऊपर वाला दे वो कर्म के ऊपर ही दे, कोई अपने को वैसे नहीं चाहिए। और कहीं पे होंगे और इट डजंट मैटर, कहीं नहीं भी हो तो सर एटलीस्ट अपन एक एक्सपीरियंस के साथ उठेंगे, नो कि जीरो लेवल से। ये तो है ही ना सर। बिल्कुल, तो पॉजिटिविटी बरकरार है सर, एक दिन करेंगे जरूर, ऑफ कोर्स वी विल डू इट। यही इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है। और कुछ भी अगर नहीं है तो इस एग्जाम में जिसने तैयारी भी करी है वो भी अपने जीवन में बहुत अच्छा करता है, मतलब ही कैन डू वेरी वेल, क्योंकि आपका दायरा बढ़ जाता है सोच का। आप दुनिया में क्या चल रहा है उसको एक अलग दृष्टि से देखते हो, आपको हर चीज के बारे में जानकारी होती है, और वो आपको लाइफ में आगे बहुत फायदा देता है, नॉट जस्ट एज अ ब्यूरोक्रेट बट इवन एज अ पर्सन जो किसी भी और फील्ड में भी काम कर रहे हो तो भी।
चलिए, तो हेमंत इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा ये नया चैनल है इसको आप सभी लोग, मतलब जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि और लोग इससे जुड़ सकें। और इस इनिशिएटिव में हम और भी स्टूडेंट्स को शामिल करेंगे। विल ट्राई टू ब्रिंग स्टूडेंट्स विद अ डाइवर्स बैकग्राउंड, जैसे वर्किंग एस्पिरेंट है हेमंत, उसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि और प्रकार के एस्पिरेंट्स को हम लेकर आए, ताकि सबके जो पर्टिकुलर सेशंस डाउट्स हैं वो उनके माध्यम से सॉल्व हो सके। तो चलिए हेमंत, थैंक यू सो मच। आपकी पढ़ाई में से आपने हमारे लिए 1 घंटा 45 मिनट निकाला, उसके लिए बहुत बढ़िया लगा हमें। और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर आई विल मीट यू इन पर्सन ऑन कैमोमाइल टी विद टॉपर्स। Sir, thank you so much to inspire me. Thank you so much. Bye. चलिए, तो आप सभी को भी नमस्कार, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस सेशन। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।